आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग अपनी इस क्लास के अंतर्गत अपना जो लक्ष्य है, जहां पर आपका यूपी पीसीएस का आपका जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है, या फिर आरओ एआरओ का रे एग्जाम। इन दोनों एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके हम लोग हर महीने का योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, इसके अलावा करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज, यूपी कल्चर पूरा हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जीएस का प्रत्येक पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट की है। मैथ्स और रीजनिंग, आप उन चीजों को देखते रहिए और बाकी हर चीज हम डिटेल में आपको करवा रहे हैं। पीसीएस का प्रीवियस ईयर कंप्लीट जीएस का क्वेश्चन, साथ ही साथ सीसैट के अलग से वीडियो जा रही, हिंदी पर, मैथ पर, रीजनिंग पर, ये सारी चीज एक साथ कवर हो रही। बिना किसी देरी के आज के इस अंक में, ये आपका मार्च 2024 क्रॉनिकल पर आधारित है अंक, और जिसमें पूरा का पूरा जनवरी 2024 में जितने भी चीजें आपको योजना में दी गई थी उनकी समरी यहां पर आपके सामने प्रस्तुत है। और यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो जरा एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें हो रही हैं। आइए पहली चीज देखते हैं, जन विश्वास प्रावधान संशोधन अधिनियम 2023। तो इस अधिनियम को आप लोग इंपॉर्टेंट करिए और आइए देखते हैं इसमें क्या क्या खास है। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य रहन सहन एवं व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाना। अगला पॉइंट है, जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 को कब लोकसभा में पेश किया गया? इंपॉर्टेंट तारीख है, तो ये लोकसभा में पेश किया गया था 22 दिसंबर 2022 को। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 कब लोकसभा में पारित? तो पेश कब हुआ? 22 दिसंबर को। वहीं पे पारित कब किया गया? 27 जून 2023 को। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 कब राज्यसभा में पारित हुआ? ये तारीख है 2 अगस्त 2023 को। 2023 को। इस विधेयक को किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाया गया है? तो इसको लाया गया न्याय प्रणाली पर अनुचित दबाव को कम करने के लिए, आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने एवं अनुकूल कानूनी माहौल द्वारा व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए। इस विधेयक में निर्दिष्ट अधिनियमों में विभिन्न अपराधों के लिए न्यूनतम राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ समीक्षा का प्रावधान रखा गया है? तो ये है आपका 10% की वृद्धि के साथ प्रत्येक 3 वर्ष में जुर्माने और जुर्माने की आवधिक समीक्षा का प्रावधान है। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 अधिनियम द्वारा किस अधिनियम को, जो कि वर्तमान में अप्रचलित और अप्रासंगिक है, को सभी संबंधित अपराधों एवं दंडों के साथ निरस्त कर दिया गया है? तो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898, बहुत ही पुराना था ये। यह अधिनियम किन पहलुओं पर आंकड़ों के संग्रह की सुविधा प्रदान करता है? तो ये करता है आपका आर्थिक, जनसांख्यिकी, सामाजिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय। अगला पॉइंट योजना की संख्या में दिया गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस यानी जेम। अभी जेम क्या है देखते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शासकीय क्रय में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से शासकीय विभाग की पुरानी निविदा प्रणाली के स्थान पर जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया? यह आपका वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऑनलाइन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्रियों एवं सेवाओं का सही मात्रा में, सही गुणवत्ता में, सही दरों पर, सही स्रोत से एवं सही समयावधि में क्रय सुनिश्चित करना। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? तो इस योजना को शुरू किया गया 2016 में। वित्त वर्ष 2022-23 में जेम ने कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 2 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यापारिक मूल्य के ऐतिहासिक मील के पत्थर को पार कर गया? तो 88%। जेम एक श्रेणी संचालित ई मार्केट प्लस है जिसमें किन श्रेणियों की एक मजबूत सूची है?
तो 11,600 से अधिक उत्पाद श्रेणियां और 300 से अधिक सेवा। अब हम देखेंगे योजना में फिल्म निर्माण की सुगमता से संबंधित कौन कौन से तथ्य दिए गए। आइए इस पर एक निगाह डालते हैं हम लोग। फिल्म सुविधा कार्यालय FFO की स्थापना किस मंत्रालय के अधीन की गई है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। फिल्म सुविधा कार्यालय FFO किस प्रकार का उपक्रम है? यह एक सार्वजनिक उपक्रम है। फिल्म सुविधा कार्यालय की स्थापना किसके तहत की गई है? यह है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC। फिल्म सुविधा कार्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। फिल्म सुविधा कार्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भारत में अन्य देशों के फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के संदर्भ में प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना। जनवरी 2023 से FFO किसके तहत काम कर रहा है? कि भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के तहत। फिल्म वीजा F वीजा किन आवेदकों को जारी किया जाता है? तो ये ऐसे आवेदकों को जो भारत में फीचर फिल्म या रियलिटी टीवी शो और या वाणिज्यिक टीवी धारावाहिकों की शूटिंग के लिए आते हैं। भारत सरकार द्वारा फिल्म वीजा F वीजा कब लागू किया गया? तो ये 2016 में लागू किया गया। फिल्म निर्माण के संदर्भ में कारोबारी सुगमता को और अधिक बढ़ावा देने के लिए FFO ने किस एक वेब पोर्टल की स्थापना की है? यह है www.ffo.government.in। www.ffo.government.in वेब पोर्टल क्या है? भारत में फिल्म शूटिंग से संबंधित अनुमतियों की सुविधा के साथ साथ भारत में फिल्म निर्माण की सुविधाओं के बारे में जानकारी हेतु एकल खिड़की प्रणाली है। भारत में ऑडियो विजुअल क्षेत्र को किस सेक्टर के तहत सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किया गया चैंपियन सर्विस सेक्टर के तहत। क्षेत्रीय पहलों का समर्थन करने के लिए सरकार की एक व्यापक योजना कौन सी है? तो वो योजना है चैंपियन सर्विस सेक्टर। चैंपियन सर्विस सेक्टर के तहत मंत्रालय ने किन विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना बनाई है? तो ये है जो भारत में अपनी फिल्मों का निर्माण करना चाहते हैं उन विदेशी फिल्मकारों के लिए योजना लाई सरकार। चैंपियन सर्विसेज सेक्टर योजना को सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा 20 नवंबर 2023 को गोवा में किस महोत्सव में घोषित किया गया था? इसे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में इसे घोषित किया गया। संशोधित योजना के अनुसार विदेशी प्रोडक्शन, चाहे वह लाइव शूट, आधिकारिक सह प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन, एनिमेशन और भारत में किए गए विजुअल इफेक्ट सेवाएं हो, भारत में किए गए योग्य उत्पादन व्यय में कितने प्रतिशत तक के लिए पात्र होंगे? तो 40% तक की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे। भारत में ABGC क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत सरकार ने कब एक टास्क फोर्स की स्थापना की? तो ये हुआ है अप्रैल 2022 में। ABGC का पूर्ण रूप क्या है? ये है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। भारत में विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए कौन सी प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है? तो भारत में फिल्म शूटिंग और भारत के साथ आधिकारिक सह उत्पादन। भारत में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन संबंधी योजना की क्या विशेषताएं? आइए विशेषताओं को देख लेते हैं। प्रति प्रोजेक्ट 30 करोड़ रुपए प्लस 3.6 मिलियन तक का प्रोत्साहन। राज्यों द्वारा 4 मिलियन डॉलर तक का प्रोत्साहन जो राज्यवार अलग अलग होता है। योग्य उत्पादन व्यय का 40%। महत्वपूर्ण भारतीय कंटेंट वाले फिल्मों पर 5% बोनस। वित्त वर्ष 2023-24 और 24-25 के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए यानी प्लस 180 मिलियन तक की व्यवस्था है। अब हम देखेंगे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम में संशोधनों का सूचित किया गया? तो 1994 के। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम में संशोधनों का उद्देश्य क्या है? तो केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के अपराध मुक्त प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए परिचालन तंत्र प्रदान किया गया है।
केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 को ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बनाने और इस क्षेत्र में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? जन विश्वास प्रावधान संशोधन अधिनियम 2023 के जरिए इनको अपराध मुक्त किया गया है। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के तहत प्रावधानों को अपराध मुक्त करने से लाभ क्या है? तो लाभ क्या है? केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 में संशोधन प्रावधानों का वैधीकरण, जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से धारा 16 के तहत दंड प्रावधानों को अपराध से मुक्त कर दिया गया। कारावास प्रावधान को बदलने के लिए मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक उपाय, सलाह, चेतावनी एवं निंदा किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय किस नेटवर्क नियम को अधिसूचित करता है? यह केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधनों को। केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 की धारा 16 में दंड का प्रावधान है। इस धारा में कारावास दंड का प्रावधान था, जो पहली बार उल्लंघन करने पर 2 साल तक था। उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन करने के लिए इस पर 5 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता। पहले वर्ष में जेम के जरिए कितने करोड़ रुपए का कुल सकल व्यापारिक मूल्य दर्ज किया गया? 420 करोड़ रुपए। जीएसटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस योजना के अंक में देखते हैं जीएसटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्जामिनेशन के लिए हैं। आइए एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आजादी के बाद कौन सा सुधार लागू किया गया? वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की बात हो रही है। जीएसटी लागू होने के साथ कौन कौन से कर समाप्त हो गए? ध्यान से इसे आप नोट करें कॉपी में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर यानी वैट, क्रय कर, प्रवेश कर, केंद्रीय बिक्री कर, स्वायत्त निकाय कर, विलासिता कर, चुंगी इत्यादि अनेक केंद्रीय और राज्य करों को समाप्त करके जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी लागू होने के क्या क्या लाभ हुए हैं? आइए जरा लाभ को देखें। आर्थिक अवरोध कम हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर समेकित अर्थव्यवस्था विकसित करने का रास्ता खुला है। करों के मूल्यों पर पड़ने वाले तीव्र प्रभाव को कम करके जीएसटी ने समूचे व्यापार परिवेश में सुधार लाकर कारोबार को सरल सुगम बनाने के उद्देश्य से बाजारों में स्पर्धा की भावना को विकसित हुई है या बढ़ाया है। विगत 6 वर्षों में जीएसटी का आधार 67.8 लाख रुपए से बढ़कर करीब कितना हो गया? 1.4 करोड़ रुपए। जीएसटी का पंजीकरण किस पर आधारित होता है? पैन पर आधारित होता है। जीएसटी का पंजीकरण किस स्तर पर किया जाता है? तो ये राज्यवार किया जाता है। भारत में किसे पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है? तो जो भी व्यापार इकाई भारत भर में 40 लाख रुपए या अधिक मूल्य की निर्दिष्ट राज्यों के लिए कहीं 20 लाख रुपए है वस्तुओं की सप्लाई और करे, और 20 लाख रुपए मूल्य की निर्दिष्ट कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां 10 लाख रुपए सेवाएं प्रदान करने वालों को ये रजिस्ट्रेशन जीएसटी का लेना अनिवार्य है। जीएसटी आवेदन के लिए कितने दिनों पश्चात कर प्रशासन को जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य होता है? तो ऐसा 7 दिन के अंदर किया जाना अनिवार्य है। जीएसटी व्यवस्था में करदाताओं को कब रिटर्न दाखिल करनी होती है? तो जीएसटी व्यवस्था में करदाताओं को हर महीने रिटर्न दाखिल करनी होती है। ई वे बिल क्या है? यह एक सिस्टम दस्तावेज है जो माल की आवाजाही के बारे में विवरण देता है। ई वे बिल ट्रांसपोर्टरों द्वारा कितने रुपए से अधिक की खेप में ले जाना अनिवार्य है? तो 50,000 रुपए से अधिक की किसी भी खेप के लिए। ई वे बिल कहां से जनरेट किया जा सकता है? यह पंजीकृत व्यक्तियों या ट्रांसपोर्टरों द्वारा ई वे बिल प्रणाली के लिए जीएसटी कॉमन कॉल पोर्टल से उत्पन्न होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक क्या है? सूचकांक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन पहली बार कब किया गया? इंपॉर्टेंट है ये, 2003 में। पहली बार कब किया गया? 2003 में। अच्छे से ध्यान रखिएगा। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के साथ पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में इसे स्थापित किया गया था? तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक को। अब हम देखेंगे दक्षिण दक्षिण सहयोग के बीच भारत अफ्रीकी संबंध।
दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है? तो आप जाने, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और तकनीकी क्षेत्रों में दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए यह एक व्यापक संरचना है। ग्लोबल साउथ का क्या अर्थ है? विकासशील देशों से इसका आशय है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNOSSC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1974 में की गई थी। भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 समूह में कौन से सदस्य क्रम के रूप में शामिल किया गया है? तो 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। समकालीन अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंध मौजूद है कब से? सैंधव घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से। दोनों महाद्वीपों के लोगों के घनिष्ठ सहयोग से व्यापारिक संस्कृति के माध्यम से कौन सी संस्कृति का विकास हुआ है? यह मानसून संस्कृति। औपनिवेशिक चरण में अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेश में किन मजदूरों का बलपूर्वक प्रवास देखा गया? ये हैं गिरमिटिया मजदूरों का नाम इनका बहुत सुना होगा, गिरमिटिया मजदूरों को आपने। गांधी जी के सविनय अवज्ञा और असहयोग का परीक्षण किस देश में किया गया था? तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में। नव उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए उपनिवेश मुक्त दुनिया में इस वैचारिक और ऐतिहासिक संबंधों का उपयोग किसके द्वारा किया गया? तो भारत और अफ्रीका के द्वारा। भारत और अफ्रीका ने ग्लोबल साउथ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किस सम्मेलन में सहयोग किया था? यह है आपका वांडुंग सम्मेलन। अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और वैश्विक दक्षिण में गरीबी के स्तर को कम करने के लिए भारत ने अफ्रीका में किन क्षेत्रों में अपने निवेश को बढ़ाया है? तो एक्सिम बैंक का फोकस अफ्रीका कार्यक्रम, भारत अफ्रीका साझेदारी परियोजना, भारत दक्षिणी अफ्रीका सीमा शुल्क संघ अधिमान्य व्यापार समझौता। 2022-23 में भारत अफ्रीका के बीच कुल व्यापार कितना हो गया है? 100 अरब डॉलर का, एक बड़ी बात है। भारत का कितना FDI प्रवाह अफ्रीका की ओर है? तो 22.5%, 22.5%। अफ्रीका में भारत का वर्तमान निवेश लगभग कितना है? तो यह 32 बिलियन डॉलर, 32 बिलियन डॉलर। भारत और अफ्रीका किन मुद्दों पर सुरक्षा सहयोग समानताएं साझा करते हैं? भारत अफ्रीका समुद्री डकैती, मानवीय और आपदा राहत, HADR और समुद्री सुरक्षा। भारत और अफ्रीका किन संगठनों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं? तो यह है ISA और CDRI। भारत ने किस सहयोग के द्वारा अफ्रीका को इंजीनियरों, प्रशिक्षित नर्सों, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल इक्विटी जैसे भारत के कुशल कार्यबल प्रदान किया? P2P सहयोग। P2P। तो आज हम लोगों ने इस अंक में योजना के जितने महत्वपूर्ण तथ्य उनको देख लिया है। अब आगे आप लोग कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति के अंक को आप लोग देखिएगा। आप जानते हैं UPPSC या UPSC की तैयारी करना है बिना मैगजीन की आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी रहती है। आज की इस अंक में यहीं तक, हम आपसे मिलेंगे कुरुक्षेत्र में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए और यूं ही मुस्कुराते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। नमस्कार।